मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 13 मई 2020 दिन मंगलवार को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के भारतीय शिक्षा के नवीन प्रयास विषय में मैकाले, वुड, हंटर आयोग तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था हेतु 1813 में जो आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ उस पर प्राच्य विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद का अंत उस वक्त हुआ जब ऑकलैंड के निर्णय से प्राच्य शिक्षा पर प्रतिवर्ष 31,000 धनराशि देने की घोषणा की गई। तब जाकर प्राच्य आंदोलन एवं विवाद समाप्त हुआ। मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के बारे में कहा, अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी साहित्य हैं। दादा भाई नौरोजी ने मैकाले के विषय में प्रशंसा करते हुए कहा कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर सही आरोप लगाए जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मैकाले के विवरण पत्र से यह लाभ हुआ कि भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा को सौंपने का प्रयास किया। हम पाश्चात्य शिक्षा की ओर झुके और अपनी संस्कृति को भूलते चले गए। मैकाले भारतीय भाषाओं को गंवारू और घटिया बताया। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय हों किंतु रुचियों, आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हों। इस तरह से मैकाले के शिक्षा नीति का हम लोग पूर्व और आज अवशेष का अध्ययन किए। अब हम लोग चर्चा करेंगे वुड का घोषणा पत्र 1854 के बारे में। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से ब्रिटिश शासन में यह आभास होने लगा कि भारतीयों को भारतीय शिक्षा के उपेक्षा अधिक लंबे समय तक नहीं की जा सकती। फलस्वरूप 1853 में एक संसदीय समिति का गठन किया जिसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षाविद लियन, पैरी तथा मार्शमैन डक को सदस्य बनाया गया। उस समय चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान था, जिसे वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को लागू हो गया। इस अभिलेख पत्र में 100 अनुच्छेद द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के क्रियान्वयन की गई थी। वुड के घोषणा पत्र में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। नंबर 1, शैक्षिक ढांचे का निर्धारण जिसमें प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, इंटर व विश्वविद्यालय स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था भारतीयों की योग्यता क्षमता के अनुरूप की गई थी। नंबर 2, शिक्षा व्यवस्था का माध्यम आम व्यक्तियों के लिए भारतीय भाषा तथा कुछ लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा का सुझाव था। इस तरह से अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता से भारतीयों को छूट प्रदान की गई। नंबर 3, शिक्षा में जन शिक्षा विभाग की स्थापना पर बल दिया गया जिसमें प्रांतों में सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी को जन शिक्षा निदेशक के साथ साथ सहायक उप शिक्षा निदेशकों की भी व्यवस्था की गई। नंबर 4, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम का निर्धारण में भारतीयों के चारित्रिक बौद्धिक विकास हेतु संस्कृत एवं फारसी का ज्ञान प्रदान करने की बात कही गई तथा पाठ्यक्रम में यूरोपियन कला, विज्ञान व साहित्य को शामिल किया गया। उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना के रूप में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय में
स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कुलपति, उपकुलपति को मनोनीत किया जाना प्रस्तावित किया गया। अध्यापक शिक्षा पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ साथ महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर अधिक बल प्रदान किया गया। इस तरह से वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने तथा शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया गया था। घोषणा पत्र में मैकाले के छनाई सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। श्री जेम्स ने वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा। वुड के घोषणा पत्र का दोष यह था कि शिक्षा के मानवतावादी उद्देश्य कमजोर हुए तथा लोग नौकरी पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने लगे। फिर भी वुड को घोषणा पत्र का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह भारतीय शिक्षा का मार्ग प्रदर्शक था। अब हम लोग चर्चा करेंगे हंटर आयोग 1882-83 के बारे में। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने 1854 की शिक्षा नीति का पुनरावलोकन करने के लिए तथा सुझाव देने के लिए 3 फरवरी 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे, जिसमें 7 भारतीय थे। इन भारतीयों में सैयद मुहम्मद, आनंद मोहन बोस, केटी तैलंग, पी रंगानंद, जितेंद्र टैगोर तथा हाजी गुलाम मोहम्मद थे तथा इस आयोग के सचिव BL राइस बनाए गए। इस आयोग द्वारा निम्नलिखित सुझाव एवं सिफारिशें की गई। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य केवल उच्च शिक्षा की सीढ़ी न बनकर रह जाए, इसके लिए शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। नंबर 2, भारतीय शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा या देशी भाषा किया जाए और सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। नंबर 3, निम्न शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति हेतु पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें वरीयता दी जाए। नंबर 4, पिछड़ों और जनजातियों आदि के शिक्षा के लिए प्रयास किए जाएं। नंबर 5, नॉर्मल स्कूल तथा शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। नंबर 6, जनोपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज की हाई स्कूल व इंटर स्तर की शिक्षा व्यवस्था हंटर कमीशन की ही देन है। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग की पुनर्स्थापन, विद्यालय निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की प्रधानता की वकालत की गई थी। हंटर आयोग पहला आयोग था जिसने शिक्षा के समस्त क्षेत्रों जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, अनुदान प्रणाली, स्त्री एवं मुस्लिम शिक्षा, आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्ग की शिक्षा तथा देशी पाठशाला पर प्रकाश डाला था। हंटर समिति ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में यह स्वीकार किया कि प्राथमिक शिक्षा की अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती। हंटर कमीशन ने भारतीय शिक्षा के साथ यह उपकार किया कि ईसाई मिशनरियों को शिक्षा में प्रमुख स्थान नहीं दिया, अन्यथा भारतीय शिक्षा मिशनरियों के अधीन हो जाती। अब हम चर्चा करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु एक शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की, जिसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षा समिति में निम्नलिखित आख्या प्रस्तुत की गई। नंबर 1, देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर पर्याप्त बल देना, संपूर्ण देश में एक शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम को लागू करना, नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव जिसमें अमीर गरीब की विषमता कम होगी
गाँव में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। समानता के अवसर से वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा तथा इनके कार्य निष्पादन एवं प्रेरणा के लिए उचित मापदंड का निर्धारण किए जाने की संतुष्टि प्रदान की गई। प्रबंधकीय ढांचे से अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। अध्यापक शिक्षा हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और देखरेख के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित शिक्षण विषयों हेतु संस्तुति प्रदान की गई, जैसे मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, गणित, विज्ञान, खेल और शारीरिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा पर बल दिया गया तथा अनेक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्रदान की गई। सेवारत शिक्षा प्रशिक्षण का सतत संचालन तथा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा और कार्यक्रम की भी संतुष्टि प्रदान की गई। महिला छात्रावास तथा बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता के कार्यक्रम आरंभ किए जाएं। आंगनवाड़ी, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों, प्रौढ़ शिक्षा को पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में अवश्य चलाया जाए। कोठारी आयोग 1968 की संस्तुतियों को लागू करने पर भी नई शिक्षा नीति में जोर दिया गया। महिला साक्षरता को बढ़ाना एवं असमानता दूर करने हेतु सभी तक शिक्षा पहुंचाने पर बल देने की भी संतुष्टि प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 के निम्नलिखित केंद्रीय बिंदु थे: भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीयता के पोषक तत्व, हमारा सांस्कृतिक विरासत, नर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक प्रगति, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता आदि के केंद्रीय बिंदु थे। नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा प्रदेशों के भिन्न भिन्न शैक्षिक संरचना में एक रूपता लाने के लिए 10+2+3 की राष्ट्रव्यापी संरचना की सिफारिश की गई। इस संबंध में अब हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। नई शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन एवं ढांचागत सुविधाओं हेतु आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने अपनी व्याख्या 1992 में प्रस्तुत की, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 नाम से पुकारा गया। इस एक्शन में यह संकल्प लिया गया कि वर्तमान भारतीयों को शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष की आयु तक समस्त बालकों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया तथा निःशुल्क शिक्षा का भी लक्ष्य रखा गया। इस एक्शन के बाद यशपाल समिति का गठन हुआ। छात्रों के बोझ को कम करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में मार्च 1992 में एक समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों के बोझ को कम करना था। छात्रों के बोझ का अभिप्राय यह है कि छात्रों को पढ़ने तथा जल्दी ज्ञान अर्जित करने के मानसिक बोझ को शिक्षा का बोझ माना गया। कहीं कहीं छात्रों के वजन के बराबर पुस्तकों का बोझ छात्रों को मानसिक दबाव में लाता था। अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सहजता, सरलता की दृष्टि से सुधार आवश्यक माना जाने लगा। 15 जुलाई 1993 को यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी, जिसमें सहयोग पर आधारित शिक्षण प्रणाली तथा सामूहिक गतिविधियों उपलब्धियों को बढ़ावा देना था, व्यक्तिगत उपलब्धि को कम प्रोत्साहन देना था,
पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के विकेंद्रीकरण करना, पाठ्यक्रम में नवाचार पर बल देना, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन, नियंत्रण, नियोजन शामिल किया जाना था। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता का मापदंड खड़ा किया जाना तथा अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 किए जाने की सिफारिश की गई थी। पत्राचार प्रशिक्षण समाप्त किया जाए तथा सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण को व्यवस्थित एवं व्यवहारिक रूप दिया जाए। गणित के अध्यापकों की गणित के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए तथा अनुभूतियों, कहानियों, कविताओं को जनजीवन से संबंधित रूप में निरूपित किया जाए। यशपाल कमेटी ने जिस शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट को प्रस्तुत किया उसमें कुछ असमानताओं की वजह से यह पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय करने वाले पूंजीपतियों का हित प्रभावित हो रहा था। थैंक यू वेरी मच।